बच्चों का इंतजार करता था, आज बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। थोड़ा विलंब हुआ बेटा, इसके लिए वेरी सॉरी। जल्दी से जुड़िए। गुड मॉर्निंग नेहा। चलिए बेटा, हम लोग शुरू करते हैं। 2 मिनट में बेटा रिवाइज करेंगे, बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी हम लोगों ने एक हिस्सा कंप्लीट किया है, तो अब फिर लौट के हम उस पर। हाँ सूर्य प्रताप जी, गुड मॉर्निंग। थोड़ा मुझे विलंब हुआ भाई। आवाज वगैरह सही जा रही है बेटा? ऐसा क्लियर कर दीजिए। बच्चे उधर से खुद ही रिस्पांस करने लगते हैं, आवाज नहीं आ रही है, तो मुझे लगता है कि हाँ ठीक है सर, थैंक यू बेटा। 2 मिनट में रिवाइज करेंगे जो कुछ पढ़ा है, और अब संविधान में आज प्रवेश करेंगे। और अब थोड़ा सा गंभीरता होगी, विवेचना भी होगी, और चूंकि मुख्य परीक्षा का संदर्भ भी है तो उस पर भी बात करेंगे। हम लोगों ने अध्ययन किया था बेटा कि जो हमारा भारत का संविधान है, इसका निर्माण हम भारतीयों ने किया, बिना किसी दबाव के और बिना किसी प्रेशर के। लेकिन हमारे ऊपर कोई बर्डन नहीं था, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं था कि नहीं नहीं आप संविधान ऐसा बनाइए वैसा बनाइए। लेकिन बहुत सिंपल सी बात है कि आप संविधान बनाओगे कैसा। जो कुछ आपने देखा है, जो कुछ आपने समझा है, जो कुछ आपकी नज़रों से गुजरा है, जो अच्छाइयाँ बुराइयाँ थी, जाहिर सी बात है उसका प्रभाव तो पड़ेगा हमारे मनों में। ऐसे समझ लो कि जैसे हम लोग भारत में पले बढ़े हैं बेटा, तो हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी समझ पे इसका प्रभाव है कि नहीं है? किसी ने दबाव थोड़ी बनाया है। लेकिन जिस परिवेश में हम पले बढ़े होते हैं, भारत का युवा अमेरिका के युवा जैसा सोचता है? बिल्कुल नहीं सोचता। हम यूरोप के युवाओं जैसा नहीं सोचते, क्योंकि हमारा परिवेश ये रहा है। तो जाहिर सी बात है भारत के लोगों ने अपना संविधान तो बनाया, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन वो क्या बना पाते, इस पर विचार करना है। अंग्रेजों के आने के पहले राजतंत्र था, तो राजतंत्र में संविधान जैसी कोई चीज तो थी ही नहीं। तो जो कुछ हमको विरासत में मिला वो अंग्रेजों का शासन ही मिला। अच्छा बुरा जो भी था बेटा, उन्हीं के शासन में हम लोगों ने चीजों को देखा। कुछ अच्छी चीजें थी डेफिनेटली, कुछ बुरी चीजें थी। तो एक कहावत है कि अच्छी चीजों की कॉपी कर लेना चाहिए, चाहे वो दुश्मन के पास भी क्यों ना हो। अमेरिका के राष्ट्रपति रहे वुडरो विल्सन। एक विषय के जन्मदाता भी हैं। तो एक उनकी युक्ति है, मैंने एक कोटेशन है उनका, वो हम बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि यदि बूचर अपने नाइफ को तेज करता है, बूचर माने कसाई, एक कसाई अपने चाकू को जो तेज करता है, तो भले उसका इरादा ठीक ना हो, जानवर को काटना हो, लेकिन चाकू तेज करने की कला तो उसे सीखी ही जा सकती। एक नाइफ को कैसे तेज किया जाता है, बुराई को छोड़ दीजिए, अच्छाई को ले लीजिए। तो शायद वही हम लोगों ने भी किया कि अंग्रेजों के शासन काल में तमाम विधियां आई, तो हम अच्छी थी बुरी थी वो उनके लिए थी। हाँ, प्रभाव तो हमारे ऊपर पड़ता ही था, लेकिन उसमें से हम लोगों ने बड़े ध्यान से यह सब तो देखा कि क्या चीज सही है क्या चीज नहीं है। तो थोड़ा सा एक एक की बेटा भी हम 2 मिनट में चर्चा कर दें, क्योंकि आज के बाद यह हिस्सा आपके लिए खत्म। अब हम आगे बढ़ेंगे संविधान की ओर। जैसे 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, बहुत कुछ पढ़ा हम लोगों ने, लेकिन 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में एक बात बहुत क्लियर हो रही है, वो ये
निर्णय सामूहिक होना चाहिए। एक व्यक्ति, या यूं कह सकते हैं कि सारी शक्ति एक के पास नहीं होनी चाहिए। तो शक्ति का जब विकेंद्रीकरण होता है, शक्तियां जब बांट दी जाती हैं, तो शक्तियां संतुलन में हो जाती हैं। भाई, राजतंत्र में क्या बुराई थी? यही बुराई थी ना कि सारी शक्ति एक के पास थी, वही कार्यपालिका, वही न्यायपालिका, वही विधायिका। यही परेशानी का सबब था। अगर वह आदमी अच्छा नहीं है तो फिर तो तबाही है, लेकिन वो आदमी अगर अच्छा है तो अच्छा भी हुआ। बड़े अच्छे राजा हुए आपके यहाँ, उदाहरण दिया जाता है। कहा जाता है कि भारत में, दक्षिण भारत में अगर आप जाएं तो चोलों का शासन था, और कहा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था का, स्थानीय स्वशासन का वह स्वर्ण काल था। वैसा तो आज भी नहीं है, वो तो राजतंत्र था ना बेटा। लेकिन राजतंत्र में स्वशासन को कितना महत्व दिया गया, लेकिन हर राजा इसको महत्व दे ये तो जरूरी नहीं। ये तो व्यक्ति व्यक्ति पे निर्भर है ना, बोल नहीं रहे। तो कहने का मतलब यह है बेटा कि सारी चीजें किस तरह से विकसित हुई, वो हम लोगों ने स्नेह स्नेह देखा है, धीरे धीरे हम लोगों ने देखा है। और सारी बुराइयों को, सारी अच्छाइयों को हम लोगों ने देखा, बुराइयों को किनारे किया, अच्छाइयों को एकजुट किया, और हम लोगों ने अपना संविधान बनाया। लगे हाथ दुनिया के कुछ देशों में संविधान चल रहे थे, यानी संविधान के हिसाब से देश चल रहे थे, तो वहां अच्छा बुरा जो भी परिणाम आना था वो आ भी गया था, तो हम लोगों ने उसे भी नसीहत लिया। क्लियर है बेटा? 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, अगर गौर से देखो तो ये भी विकेंद्रीकरण ही था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो निदेशक मंडल थे यही हर निर्णय लेते थे। अब इनके निर्णय को दो भागों में बांट दिया गया ना। अब कहा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होगा। क्लियर है बेटा? तो ये धीरे 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 चीजों को हम लोगों ने सीखा, और 1935 के अधिनियम तक आते आते मुझे लगता है कि लगभग आज के भारत का प्रवेश द्वार बन गया था। यानी वो आज के भारत के मुहाने पे हम खड़े हो गए थे, बस प्रवेश करना था, भारत को उत्पन्न होना था, विदेशी दासता से मुक्त होना था। 1935 तक आप देख ही रहे हो, प्रांत लगभग स्वायत्त हो गए, केंद्र में द्वैध शासन लागू हो गया, संघात्मक व्यवस्था बनाने की बात की, सुप्रीम कोर्ट भी बनी गया था, संघ लोक सेवा आयोग जिसे आज अब कहते हैं वह भी बन गया था, सिविल सेवाएं वर्तमान ढांचे में आ चुकी थी। तो कुल मिला जुला के बेटा इन सब चीजों का हमारे संविधान पे प्रभाव पड़ा, जिसपे हमने चर्चा की है। जहां तक मेरी समझ थी मैंने व्यापक चर्चा की है। अब आते हैं अपने संविधान पे बेटा, तो थोड़ा सा देखना है, समीक्षा करना है, विवेचना करना है। और एक बात कि बच्चों को घबराना नहीं है बेटा, किसी को भी घबराना नहीं है कि नहीं नहीं बड़ा देर लग जाएगी, कुछ देर नहीं लगेगी। आपके पास अनुभव नहीं है, मेरे पास अनुभव है, मैं 20-25 साल से इसी प्रोफेशन में हूँ, कोई देर वेर नहीं लगेगी। बस इत्मीनान से तैयारी करिए, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन बस ये कोशिश करिए कि जब तैयारी हो जाए तो वार खाली नहीं जाना चाहिए। और ऐसी तैयारी बेमतलब है कि हर बार तैयारी करें, हर बार परीक्षा गड़बड़ हो, तो थोड़ा वक्त लगने दीजिए। एक बार अगर तैयार हो तो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। तो यही तरीका बेटा पढ़ने का। बर्डन देखो, पढ़ाई के साथ एक बड़ी खास बात आपने भी महसूस किया होगा कि अगर ये साइमल्टेनियस नहीं होगी, स्वाभाविक नहीं होगी, तो आप लंबी दूरी तक नहीं दौड़ पाएंगे। पढ़ाई के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इसके साथ इंटीमेट हो गए तो फिर आप इंजॉय करने लगोगे, पढ़ाई में आनंद आने लगेगा। और ये कि एक कहते हैं ना कि खुदगर्ज की तरह से, मौका परस्त की तरह से, चलो मजबूरी में पढ़ लेते हैं, आईएएस बनने का इरादा है, बस बन जाए खाली, तो फिर रिश्ता बड़ा मजबूत नहीं होता। अभी नौकरी ओकरी जाए भाड़ में, अभी हमारा सिर्फ एक उद्देश्य होगा कि विषय को कैसे समझें। जब विषय को समझ लेंगे तो बाकी लक्ष्य निर्धारित करेंगे कि कहाँ यूज करना है। तो ध्यान से बेटा, प्यार से पढ़िए, घबराइए नहीं। जो मूल संविधान हम लोगों ने बनाया था, मूल संविधान, ये बार बार शब्द मैं बोलूंगा, यानी अब संविधान में प्रवेश कर रहे हैं तो बार बार ये शब्द आपको दिखेगा, मूल संविधान। तो मूल संविधान जब हम बोले तो इसका अभिप्राय है कि वह संविधान जो 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हुआ। जाहिर सी बात है कि आज वह संविधान नहीं है, इसमें बहुत कुछ परिवर्तन हुए हैं। तो जब हम मूल बोले तो आप सीधे पहुंचिएगा कहां? 26 नवंबर 1949 के दिन जो हमारा संविधान बनके तैयार हुआ। 26 नवंबर
1949 को जो हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, थोड़ा उस संविधान को देखते हैं। उस संविधान में कुल भाग बनाए गए 22, माने भाग मतलब चैप्टर समझ लो मोटा मोटा। और इसमें जो अनुच्छेद रखे गए, अनुच्छेद को हम लोग इंग्लिश में आर्टिकल कह देते हैं, वो रखे गए 355। क्लियर है बेटा? और अनुसूचियां बनाई गई हमारे संविधान में, तो उसमें अनुसूची थी 8। यानी ये जो मामला है बेटा, ये मामला है 26 नवंबर 1949। जाहिर सी बात है, भाग भी बढ़ गए हैं, अनुच्छेद भी बढ़ गए हैं, अनुसूचियां भी बढ़ गई हैं, अनुसूचियां 12 हो गई। अनुच्छेद को लेके वो मारामारी है कि कहीं क्लियर दिखता ही नहीं है। भाग कुछ लोग कहते हैं 24 हो गया, कुछ लोग कहते हैं 25 हो गया, है ना बेटा? लेकिन भाग 23 नहीं दिखा पाएंगे आप। इसीलिए मैं थोड़ा सा इस बात का विरोधी हूं। आप भाग 23 दिखा दोगे? नहीं है, तो फिर 25 भाग कहां से हो गया? नंबर में भाग 23 आप नहीं दिखा पाएंगे। अनुच्छेद के बारे में कहा जाता है कि 445, 446, 448, पता नहीं क्या क्या तरह तरह के नंबर। बस आप अनुच्छेद 396 दिखा दीजिए, है ही नहीं है। तो ये जो मामला है वो एबीसीडी करके है। क्लियर है बेटा? ये नंबर की वृद्धि नहीं हुई, नंबर तो 395 का 395 ही है, लेकिन अब इसी में एबीसीडी हो गया, तो वो तो बढ़ जाएगा ना बेटा अगर जोड़ोगे तो। जैसे मान लो पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित किया तो 243 बढ़ा दिया, तो खाली 243 बढ़ाया होता तो बात समझ में आई। 243 ए से 243 ओ तक तो जोड़ लो, यही ठीक ठाक हो गया। तो ऐसे अगर आप जोड़ोगे जेड ए से जेड जी तक, पता नहीं क्या क्या सब बढ़ाया बेटा, अभी हम चर्चा करेंगे बाद में। तो कहने का मतलब ये है कि नंबर नहीं बढ़ाया बेटा, सब क्लासेस बढ़ गए हैं। तो सब क्लासेस को जोड़ना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि सब क्लासेस अगर जोड़ोगे तो सबका सब क्लास जोड़ लो, मूल वाले का भी जोड़ लो, तो बड़ा बवाल हो जाएगा फिर। अरे मूल वाले में भी तो बवाल है ना बेटा। 19 में ही देखोगे तो 6 हो गया, फिर 19 एक को ही देखोगे तो 19 एक का 19 एक का बवाल ही बवाल है। तो मुझे लगता है कि नंबर तो वही है बेटा, है ना? 12। उस सब झंझट में नहीं पड़ना है बेटा। थोड़ा समझने की आवश्यकता है कि जो मूल संविधान हमारा बना उसमें कुल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी। और उसके 395 के बाद, माने जैसे अनुच्छेद 395 लिख लिया, उसके नीचे लिख दिया गया समाप्त, एंड। उसके नीचे नहीं कोई जाएगा, बीच में कूद फांद करो जितना करना है, और वो भी करने की अनुमति दी गई। अब एक चीज बताइए, संविधान कैसे लिखा गया होगा, थोड़ा उसको समझना है। जैसे हम लोग कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो जैसे अपनी किताबों में, टेक्स्ट बुक में, कहीं भी, तो हर चैप्टर का एक नाम होता है। जब कोई टेक्स्ट बुक वगैरह हम लोग पढ़े हैं अपने विद्यार्थी जीवन में, तो आप देखते हो कि हर चैप्टर का एक नाम होता है। तो यहाँ भी हर चैप्टर का नाम है, यानी 22 चैप्टर हैं, 22 के नाम है। तो नाम क्यों दिया जाता है? हाँ, नाम इसलिए दिया जाता है ताकि आप नाम पढ़ के समझ जाएं कि अब इस चैप्टर में जो भी चीज लिखी गई होगी वो उसी के विषय में लिखी गई होगी। बोल नहीं रहा बेटा? हाँ, उसी के बारे में ही चीजें होंगी, अब चाहे जो भी हो, कोई अलग चीज नहीं होगी। अगर हम कहें कि भारत, चैप्टर का नाम है भारत, तो जाहिर सी बात है उसमें रशिया के बारे में नहीं होगा, जो भी होगा भारत के बारे में होगा। थोड़ा ये दिमाग में रखिएगा। अब ये लिखा कैसे गया बेटा, वो थोड़ा समझिए। जैसे संविधान का भाग 1 लिखा गया, तो भाग 1 में कुछ बातों को रखा गया होगा, कुछ चीजों को रखा गया होगा, है ना? तो हर चीजों को हम लोग बिंदुवार लिखे, पॉइंट बना के लिखे। क्लियर है? जैसे हम कोई सूचना आपको दें, लिखे ऊपर सूचना और नीचे लिखे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, लाइक दिस। तो सूचनाओं को हमने क्रम में दिया है। ऐसे भाग 1 में जो भी बातें कही गई हैं, अभी थोड़ा धैर्य रखो बेटा, हम सब पढ़ाएंगे।
वो नंबर में दी गई, तो इसको नंबर ना कह के अनुच्छेद कह दे। क्लियर है बेटा? तो आप अगर इसको नंबर 1 कहो, अब जाहिर सी बात है कि संविधान भाग 1 से शुरू हुआ होगा। अरे संविधान भाग 1 से ही ना शुरू होगा, तो भाग 1 शुरू होगा नंबर 1 से। अरे जहां से संविधान शुरू होगा वही ना अनुच्छेद 1 आएगा। तो ये आया है आर्टिकल 1। अब कई आर्टिकल इसमें रखे हैं, जरूरत जितनी पड़ी होगी उतना इसमें रखा होगा। अब इसका चैप्टर की टाइटल क्या रही होगी वो देखेंगे अभी बाद में, अभी हम कुछ और बताना चाह रहे हैं। फिर आया आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4। बस इसमें 4 बातें लिखी गई। क्लियर है बेटा? अब जाहिर सी बात है कि भाग 1 का जो भी टाइटल, जो भी क्या बेटा घबरा रहे होगे, बोल कहीं नहीं रहे तो बोल दे रहे हैं, भारत और उसके संघ राज्य क्षेत्र, इसीलिए नहीं बोल रहे थे ना कि और तकलीफ हो जाएगी। इसमें 4 बातें लिखी गई। अब जाहिर सी बात है कि इसके बाद शुरू होगा कौन सा? भाग 2। तो भाग 2 की भी कोई टाइटल होगी। भाग 2 की टाइटल है नागरिकता, सिटीजनशिप। आज हम लोग भारत के नागरिक हैं ना। एनआरसी, सीएए, दुनिया भर का बवाल जो देखा ना, सब इसी भाग का बवाल है, और इसलिए आज की परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बड़ी चर्चाएं हुई हैं, बड़ा हो हल्ला मचा है, तो आपको जानना चाहिए थोड़ा। हम पढ़ाएंगे बेटा। अब जाहिर सी बात है यहां भी हम 2 काम कर सकते थे, या तो इसको फिर हम लोग शुरू करते आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, लेकिन इसमें एक कंफ्यूजन होता। इसका मतलब है कि फिर 22 भाग में अनुच्छेद 1 दिखता। तो अगर हम ये बोलते एब्सोल्युटली कि अनुच्छेद 1 में ये लिखा है, तो सामने वाला हाईली कंफ्यूज हो जाता, क्योंकि अनुच्छेद 1 तो 22 बार दिख रहा है। तो आप ये क्लियर करो कि कौन वाला 1। तो फिर हमको ये भी बोलना पड़ता कि भाग 18 का 1 या भाग 12 का 1। तो इस समस्या का समाधान हम लोगों ने ऐसे समझो बेटा, जैसे हम लोगों के साल भर में 365 दिन नॉर्मल ईयर में, हाँ या ना? 365 दिन। अब 365 दिन को अगर हम लोग कैलेंडर बनाए हैं अपना, 365 दिन को ही 12 भागों में बांट के हम लोगों ने कैलेंडर बनाया। बोल नहीं रहे हैं? अब इसको 2 तरीके से कैलेंडर हम लोग बना सकते। पहला तरीका ये होता कि हम जनवरी 1 से शुरू करते, तो जनवरी 1 से शुरू ही होगी, और फिर ले जाते 365 दिसंबर। एक ये भी तरीका हो सकता था। अब इस तरीके में सबसे अच्छी बात होती है कि आप जैसे ही दिन की संख्या बोलते, वो समझ में आ जाता है कि एक पर्टिकुलर है। लेकिन अभी क्या है, आप 4 तारीख बोलोगे तो समझ में आ जाएगा कौन वाला 4। हर महीने में 4, तो महीने का नाम भी बोलना पड़ता। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ नंबर को लगातार लेके चले होते, तो बोल देते कि 362वां तारीख है, तो 362 तारीख बोलते कोई झंझट ही नहीं होता, फट से समझ में आ जाता क्या मामला है। तो हम लोगों ने क्या किया कि 12 की शुरुआत 1 से किया, किसी का अंत 31 से किया, किसी का अंत 30 से किया, किसी का 28 से किया, कभी कभी 29 से हो जाता। ये तो अलग चीज है। तो हमारा जो संविधान है वो कैलेंडर टाइप का नहीं बना। क्लियर है? हमारा संविधान वैसे बना जिसकी अभी हम कल्पना कर रहे थे। क्लियर है? यानी एक बार नंबर शुरू हुआ तो फिर वो नंबर नहीं रुका, यानी एक नंबर शुरू हुआ थी जाके अंत हुआ 395 पे ही। तो जाहिर सी बात है कि अगर भाग 1 में 4 अनुच्छेद हैं, तो भाग 5 में अगर आप उसी को कंटिन्यू रखना चाहते हो, सॉरी भाग 2 में, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 5। अब कितनी बातें लिखनी है उस हिसाब से नंबर बढ़ेगा। 6, 7, 8, 9, 10, 11, बस इतना लिखा हम लोगों। अब इसमें एक और कंफ्यूजन हो गया कि भाग 2 में कई अनुच्छेद, लेकिन भाग 1 में कई अनुच्छेद, ये तो एकदम क्लियर दिख रहा है। कितने? 4। लेकिन भाग 2 में कई अनुच्छेद, तो अब इसकी मजबूरी है कि नंबर देख के नहीं बता पाएंगे, इसको तो गिनना पड़ेगा। बोल नहीं रहा बेटा? तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इतने अनुच्छेद। अब जैसे मान लो
कि हम लोग दिसंबर ऐसे बनाए होते हैं कि फलाना तारीख से और 365 तक, तो दिसंबर में कई दिन गिनना पड़ता। अभी नहीं गिनना पड़ता क्योंकि सब एक से शुरू है, पता चल जाता है। क्लियर है? सबकी अपनी अपनी जरूरत थी। अब जाहिर सी बात है भाग 3 तो 11 हो ही गया 12 से। ऐसे ही 22वें भाग तक हमारा पूरा संविधान चला है 395 तक। ये बात क्लियर हुई? यानी हमारे संविधान में नंबर शुरू हुए तो वो नहीं रुके, भले भाग बदलते गए बीच में। नंबर तो 1 से लेके 395 तक लिख डाला और उसी में घेर घेर के हम लोगों ने भाग बना डाला। तो ऐसे नहीं बना था संविधान बेटा, वो संविधान कुछ ऐसे बना था, देख लो। सोच रहे होंगे कि ये भी पूछेगा क्या सर? ना ना, हम कहीं और ले चल रहे हैं आपको। और वो टीचर ही क्या जिसका इरादा पहले ही पता चल जाए आपको, अभी पता चलेगा। तो हमारा जो अनुच्छेद संविधान लिखा गया वो बेटा ऐसे लिखा गया, आर्टिकल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइक दिस। अब किया गया भैया आपका भाग 1, यहां से यहां तक भाग 2, लाइक दिस भाग 3 ऐसे। और हर भाग का आशय बता दिया गया कि इस भाग में किस बारे में लिखा गया है। क्लियर है बेटा? अच्छा, अब मेरा प्रश्न जो है वो बेटा समझिए, संविधान की शुरुआत जो हुई है वो भाग 1 से हुई है, हाँ या ना? अरे कोई डाउट लग रहा है क्या? भाग 1 से। और भाग 1 से क्या, बल्कि अनुच्छेद 1 से। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है ही नहीं कि अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 395 तक संविधान है, वो संविधान का हिस्सा है। लेकिन बड़ी मजेदार बात है कि हमारे संविधान में एक प्रस्तावना भी लिखी गई है। बोल नहीं रहे किस अनुच्छेद में? अच्छा, पहले ही लिखा गया था, चलो। तो आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, 3, 4, 5 सो ऑन आर्टिकल 395, यही ना? अब बार बार हम क्या लिखें, ये भाग 1 बोलो बेटा, भाग 2 लाइक दिस ऐसे लिखा गया। तो संविधान की ताकत यहां से शुरू होती है ना। आप न्यायालय में जाएंगे, कहेंगे कि हमारे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ, तो न्यायालय पूछेगा किस अनुच्छेद का, इसी से बताएंगे फलाना अनुच्छेद का। प्रस्तावना तो इसके ऊपर लिखा गया, लिखा है ना। प्रस्तावना का कोई भाग है नहीं, कोई अनुच्छेद नहीं। तो बस यही ढेर सारे विद्वानों को परेशान कर दिया, क्योंकि प्रस्तावना में कुछ बातें लिखी गई है ना। हम भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता फलाना धमाका सब लिखा ना। तो अब ये बातें जो लिखी गई प्रस्तावना में, क्या इनकी संवैधानिक शक्ति है या नहीं है, इसको आप न्यायालय से मनवा सकते हो कि नहीं? क्योंकि पहले तो ये सिद्ध करना पड़ेगा ये संविधान है कि नहीं है। अगर संविधान है तो आपके पास पावर है, और अगर संविधान नहीं है तो आपके पास पावर नहीं है। एक चीज बताइए, अब यक्ष प्रश्न तो यही शुरू हो गया बेटा कि ये प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है कि नहीं। अब इसमें जितने विचारक थे वो दो खेमे में बट गए कि प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं। इसको लेके जितने भी विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, हम भी आप भी कोई भी, इनके विचार दो हो गए। एक वो लोग थे जिनका कहना था कि अगर ये संविधान का भाग नहीं होना था तो उस किताब में काहे लिखा, जरूरत ही क्या थी लिखने की। तो उस किताब का कवर खोलते ही दिख जाता है प्रस्तावना। तो कोई ना कोई कारण रहा होगा, तभी तो प्रस्तावना को लिखा होगा।
इसलिए प्रस्तावना संविधान का अंग है। लेकिन वहीं दूसरा पक्ष ये कहता है कि प्रस्तावना का अनुच्छेद बताइए, भाग बताइए। अगर ये किसी भाग अनुच्छेद में नहीं है तो संविधान का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। संविधान का हिस्सा वो कागज का पन्ना नहीं है, संविधान का हिस्सा उसकी जिल्द भी नहीं है, संविधान का हिस्सा वो स्याही नहीं है जिससे वो लिखा गया है। संविधान का हिस्सा अनुच्छेद है, और अनुच्छेद नहीं तो संविधान नहीं, सीधी सी बात है। पता नहीं मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो ये सारे विद्वान बेटा दो खेमे में बढ़ गए। अब कुछ कहते थे कि आखिरकार उस किताब में क्यों लिखा भाई, लिखा होगा तो इसीलिए लिखा होगा कि संविधान का हिस्सा हो। लेकिन कुछ विद्वानों ने कहा कि लिख देने भर से कोई चीज संविधान नहीं होती। आप कोई टेक्स्ट बुक खरीदे हो? हाँ जरूर खरीदा होगा इतने बड़े जीवन में। तो आपने मान लो कि फिजिक्स की किताब खरीदा, सपोज करें, तो फिजिक्स की किताब जब खरीदोगे तो कवर पेज खोलोगे तो अंदर प्रकाशक का नाम, रिप्रिंट हुआ कि नहीं हुआ, प्राइस वगैरह, फिर लेखक एक प्रस्तावना लिखता है, वो भी सिलेबस का हिस्सा है नहीं है? अब आपने कहा है उस किताब में लिखा है, लिखा है तो परीक्षा में वो भी पूछ लेंगे प्रस्तावना में क्या लिखा लेखक ने, कहीं देखा धरती पे पूछते हुए? तो सिर्फ उस किताब में लिख देने की वजह से वो सिलेबस का हिस्सा हो गया? सिलेबस तो चैप्टर 1 से शुरू होगा। कुछ लोगों का यह भी तर्क था, कुछ लोगों का यह तर्क था कि आखिर लेखक प्रस्तावना लिखते कहाँ है जब इतना ही कूड़ा कबाड़ा है तो? अरे वो अपने मन की बात लिखते हैं भाई। मैं अपनी माता जी से प्रभावित होकर लिखा, अपने गुरु से प्रभावित होकर लिखा, पिता से प्रभावित होकर लिखा, तो बोलते हैं लोग ना, तो वो तो अपनी जगह पे। लेकिन क्या ऐसा ही कुछ नहीं हो गया हमारे संविधान में कि जैसे कवर पेज खोल रहे हैं दिख रहा है प्रस्तावना, प्रस्तावना जब पलट रहे हैं तो दिख रहा है भाग 1, और संविधान की ताकत तो भाग 1 से है लिखा पढ़ी में। इतना बवाल हुआ इस देश में, इतना बवाल हुआ कि पूछो मत। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अब बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी बेटा तो हम अभी क्लियर कर दें कि हमारे संविधान में हर चीज को बहुत क्लियर तो लिखा ही गया है, तभी तो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बन गया। इतना बड़ा संविधान धरती पे किसी देश के पास नहीं है। अमेरिका इतना बड़ा देश, इतना पावरफुल देश है ना, उसका संविधान 15 मिनट में पढ़ा जा सकता, घड़ी देख के। और हमारा कितने दिन में पढ़ा जाएगा अभी तो देख ही रहे हो। ठीक है, अभी तो संवैधानिक विकास वाला हिस्सा पूरा हुआ। 12 तो प्रस्तावना को लेकर बेटा दो विचारधाराएं उत्पन्न हो गई, दो तरह के खेमे में लोग बढ़ गए। कुछ का मानना था कि भाई उस किताब में है इसलिए इसमें संवैधानिक शक्ति है। कुछ लोगों ने कहा कि न्यायालय में टिकेगा नहीं आपके दम, क्योंकि न्यायालय सिर्फ ये पूछेगा कि किस अनुच्छेद में है और किस भाग में है, जो आप नहीं बता पाएंगे इसलिए न्यायालय में इसमें बेदम हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब हुआ बेटा वो समझिए। संविधान बहुत साफ साफ लिखा गया, बहुत बढ़िया से लिखा गया, लिखने वाले खूब सोच समझ के लिखे। अच्छी बात है कि भारतीयों ने लिखा और भारत को बेहतर समझ रहे थे कि हम लोग कितने 3-5 वाले लोग हैं, कल को क्या क्या बवाल पैदा करेंगे। तो सबसे सतर्क होकर उन लोगों ने बहुत साफ सुथरा स्पष्ट भाषा में संविधान को लिखा ताकि कल को कोई गतिरोध ना हो। लेकिन शब्द तो शब्द ही है ना बेटा, कुछ शब्द तो ऐसे हैं जो रह रह के कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे हम आपसे ये पूछें कि आप क्या क्या खाना खाते हो, तो आप कहेंगे सर एकदम साफ साफ बताएं। हम कहा हाँ बिल्कुल बताइए। तो आपने कहा कि मैं चावल दाल रोटी सब्जी खाता हूं। मैंने कहा कुछ और? तो आपने कहा कि चावल दाल रोटी सब्जी व अन्य चीज खाता हूं। अब अन्य कह के अपने भी झंझट में पड़ गए, हमको भी झंझट में डाल दिया। चावल दाल रोटी सब्जी, सब्जी मान लो डिफरेंट वैरायटी ऑफ सब्जी हम जोड़ लें, लेकिन अन्य माने हम क्या समझे? अन्य तो आप बोले हो ना, आपने तो अन्य कह के काम चला लिया। अब हमारी परेशानी हो गई कि हम अन्य में क्या समझे, तो हर बार आपसे पूछना पड़ेगा ना कि भैया जी पिज्जा है अन्य में? आपका हाँ हाँ पिज्जा है। बर्गर? हाँ है। तो अब आपकी मर्जी हो गई ना, या हो सकता है आपका मूड ना करके ना बर्गर नहीं है इसमें। तो एक बात मुझे बताइए, संविधान में मुझे तो लगता है कि अनजाने में नहीं हुआ होगा, जानबूझ के सब किया गया। जानते हो क्यों?
वजह बता दें। जब संविधान में लिखे गए किसी भी शब्द, किसी भी बात का अर्थ क्लियर नहीं होगा, उसका क्या मतलब है, या गतिरोध हो जाए कि इसका यह नहीं, इसका यह अर्थ है लोगों के बीच में, तो सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय बताएगा। इस देश में और किसी के पास कोई अधिकार नहीं है, न राष्ट्रपति, न संसद, न प्रधानमंत्री, न मंत्रिपरिषद। अगर संविधान में लिखे गए किसी शब्द पे कोई भी गतिरोध उत्पन्न हो गया या पूरे संविधान में कहीं संशय उत्पन्न हो गया कि इसका क्या अर्थ है, ये सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय बताएगा, दूसरा कोई नहीं बता सकता। और एक बात, कि सर्वोच्च न्यायालय जो बताएगा उसे सर झुका के मानना होगा, कोई इफ एंड बट नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय हमारे संविधान की संरक्षक है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका तो है ही है बेटा, न्याय तो करती ही है, लेकिन वो हमारे संविधान की हिफाजत करती है। हमारे संविधान के दो सुरक्षा प्रहरी हैं, दो सुरक्षा गार्ड बनाए गए हैं। एक महामहिम राष्ट्रपति, इसलिए राष्ट्रपति जब अपनी शपथ लेता है तो यही कहता है कि हम संविधान की रक्षा करेंगे। बाकी मंत्री ये शपथ नहीं लेते, सुनिएगा, कोई मंत्री ये शपथ नहीं लेता कि हम संविधान की रक्षा करेंगे। वंड बंड बोलेंगे और लास्ट में बोलेंगे अपने पद की गोपनीयता को बनाए रखेंगे। राष्ट्रपति सिर्फ शपथ लेता है हम संविधान की रक्षा करेंगे, और सर्वोच्च न्यायालय की जिम्मे तो लिखा पढ़ी में संविधान की रक्षा का दायित्व है। क्लियर है बेटा, मेरी बात समझ पाए? संविधान में कभी भी कहीं भी कोई गतिरोध अगर हो गया, किस शब्द का क्या अर्थ है या किसी चीज का क्या अर्थ है, ये सिर्फ बताएगा कौन? सर्वोच्च न्यायालय। अब बवाल तो शुरू में ही हो गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। हम अपने हिसाब से कुछ बोलेंगे, आप अपने हिसाब से कुछ बोलोगे, अपने तर्कों के हिसाब से बोलोगे। मेरा तर्क यह है, उस किताब में लिखा है इसलिए संविधान का अंग है। आपका तर्क यह है, उस किताब में लिखने से क्या होता है, उस किताब में तो पेज नंबर भी लिखा होगा, तो वो भी संविधान है क्या? नहीं। तो जाहिर सी बात है कि संविधान सिर्फ वह है जो भाग 1 अनुच्छेद 1 से शुरू है। तो हुआ ना हमारे आपके बीच में गतिरोध। सही तो हम भी लग रहे हैं, सही तो आप भी लग रहे हो, गलत हम भी लग रहे हैं, गलत आप भी लग रहे हो। कौन बताएगा? सर्वोच्च न्यायालय बताएगा, और सर्वोच्च न्यायालय से पूछा गया। सर्वोच्च न्यायालय जैसे टीचर उचर है ना, कोई दिक्कत हो तो जाके पूछे, नहीं, कोई मुकदमा आता है, कोई वाद आता है, जिस मुकदमे में इसकी व्याख्या की जरूरत पड़ जाती है, तब इसकी व्याख्या कोई अन्य न्यायालय नहीं करेगा। सब हाथ जोड़ लेंगे और कह देंगे भैया इसको लेके जाइए महामहिम के पास, यानी सर्वोच्च न्यायालय के पास, वही इसकी व्याख्या करेंगे, और जो करेंगे वो पूरा भारत सर झुका के मानेगा, मानना पड़ेगा। क्लियर है बेटा? तो जाहिर सी बात है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, ये हम और आप नहीं है कोई बताने वाले। इसको सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय बताएगा, और सर्वोच्च न्यायालय ने बताया है। इसकी चर्चा हम अभी करेंगे। लेकिन प्रस्तावना देता क्या है बेटा, इसकी सोच क्या है, इसकी समझ क्या है, पहले उसकी व्याख्या कर लें। तो हेडिंग बना लें, प्रस्तावना। हाँ, लिख लें बेटा। प्रस्तावना की अवधारणा, प्रस्तावना की अवधारणा माने जो हमारे संविधान में आया वो कहां से आया बेटा? हाँ, तो पहला तो 1919 भारत शासन अधिनियम, उस वहीं पे हम चर्चा आपसे कर रहे थे कि 1919 भारत शासन अधिनियम वो पहला अधिनियम था जिसके पहले कोई प्रस्तावना आई। तो हमारे दिमाग में भी आया कि हम भी अपने संविधान के पहले प्रस्तावना लिख लें, है ना बेटा? तो 1919 भारत शासन अधिनियम तथा यूएसए के संविधान से, तथा कहां से बेटा? यूएसए के संविधान से। क्लियर हुआ बेटा? यूएसए अमेरिका, मतलब वहां के संविधान में भी प्रस्तावना है। क्लियर है बेटा? जबकि इसकी भाषा पर
जबकि इसकी भाषा पर किसका बेटा? ऑस्ट्रेलिया के संविधान का प्रभाव है। क्लियर है बेटा? तो अभी मुझे लगता है 2 ही 3 दिन पहले आपसे चर्चा हुई थी कि प्रस्तावना कुछ अन्य चीज नहीं है, ये वही है जो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया था, जो 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। तो उसमें उन्होंने यही बताया कि हम लोग का ब्लूप्रिंट क्या होगा, यानी जो हम लोग संविधान बनाने जा रहे हैं वो कैसा बनाएंगे। तो जाहिर सी बात है, जो संविधान बना होगा वो वैसा ही बना होगा जैसा उद्देश्य में लिखा होगा। तो उद्देश्य पढ़ के हम लोग संविधान को समझ सकते हैं, यानी उद्देश्य जब हम पढ़ेंगे तो कम से कम संविधान की भावना समझ में आ जाएगी, प्रकृति समझ में आ जाएगी, उद्देश्य समझ में आ जाएगा। क्लियर बेटा? एक बात और कि संविधान इतना ताकतवर काहे हो गया? इसमें हर व्यक्ति को सर झुका के मानना पड़ता है। सर्वोच्च न्यायालय जो संविधान की व्याख्या करता है वो भी संविधान को सर झुका के मानता है। राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा, पूरे देश को मानना पड़ेगा। इस देश में किसी की हैसियत नहीं है जो संविधान को उल्लंघन कर दे, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई हो, कोई संविधान को उल्लंघन नहीं कर सकता। तो सर्वशक्तिमान इस देश में कौन है बेटा? संविधान है। आखिर इतनी ताकत कहां से आ गई भाई? इतनी शक्ति कहां से आ गई? हम लोग तो चुनाव में शक्तिशाली संसद बना देते हैं, लेकिन उससे भी शक्तिशाली हो गया सर्वोच्च न्यायालय। तो अब ये प्रस्तावना पढ़ के ही बेटा क्लियर होगा। आगे बढ़े। प्रस्तावना के अध्ययन से 3 बातें स्पष्ट होती हैं। यानी प्रस्तावना में 3 चीजें बहुत साफ साफ दिख रही हैं बेटा। ये सब आपके प्री के साथ साथ मेंस में ज्यादा काम आएगा बेटा। मुख्य परीक्षा में व्याख्या करेंगे ना, खाली लिखा देते कि 42वें संविधान संशोधन, ढमाका संशोधन हो गया, ये सब पढ़ना है बेटा, लेकिन संविधान को थोड़ा ढंग से पढ़ना है। यानी प्रस्तावना को जब ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें 3 चीजें उभर के सामने आती हैं। पहला तो ये आता है कि संविधान में शक्ति का स्रोत क्या है, यानी जो संविधान इतना ताकतवर है वो ताकत कहां से आ गई। दूसरा कि संविधान की प्रकृति या स्वरूप क्या है, इसका नेचर कैसा होगा। और तीसरा कि संविधान का उद्देश्य क्या है, किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संविधान बनाया जा रहा है। इन्हीं 3 बातों को ध्यान में रख के बेटा पूरा संविधान की प्रस्तावना हम लोगों को लिखी गई। लिखे 3 बातें स्पष्ट होती हैं। लिखा बेटा, पहला, संविधान के शक्ति का स्रोत क्या है। आखिरकार कागज के उन पन्नों में इतनी ताकत कहां से आ गई भाई? संविधान के शक्ति का स्रोत क्या है। दूसरा, प्रकृति या स्वरूप क्या है, यानी जो हमारा संविधान होगा उसकी प्रकृति क्या होगी, उसका स्वरूप क्या होगा, नेचर क्या होगा। और ये सब काहे के लिए भाई? किसी उद्देश्य के लिए लिखा गया होगा ना। आखिरकार संविधान की रचना का, संविधान बनाने का उद्देश्य क्या है, यह भी प्रस्तावना में दिखता है। तो तीसरा बेटा, उद्देश्य। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? बोले अभी तो न्यायालय का बवाल अभी शुरू होगा, वो तो बाद में। पहले प्रस्तावना जब हम पढ़ते हैं तो प्रस्तावना चुपके से कुछ बातों को कहता है, और इसमें से 3 बड़ी बड़ी बातें निकल के आती हैं। पहला, प्रस्तावना बड़े चुपके से कहता है कि शक्ति का स्रोत क्या है। प्रस्तावना ये भी कहता है कि जो हम संविधान बनाने जा रहे हैं उस संविधान का नेचर कैसा होगा।
और प्रस्तावना यह भी बताता है कि जो संविधान हम बनाने जा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या होगा। उद्देश्य निर्धारित हुआ था तभी तो संविधान बना था, उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए। तो एक एक की बेटा व्याख्या कर लेते हैं। पहला, अच्छा एक बात समझ लो, हल्के में मत लेना। यह सब जब हायर कंपटीशन में पूछा जाता है ना तो बहुत ठीक ठाक लोग हाथ खड़े कर देते हैं, क्योंकि कागज की जो बातें हैं उसको रट के जाने वाले की बस का नहीं ये सब बता पाना। सिविल सर्विसेज में पूछा इस संविधान में शक्ति का स्रोत क्या है, क्वेश्चन है, पूछा गया बेटा। अच्छा, उनकी परेशानी है कि विकल्प इतना क्लोज देंगे कि आप कंफ्यूज कर जाओ। जरा भी अगर आप क्लियर नहीं हो तो विकल्प देख के आप कंफ्यूज कर जाओगे पक्का। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, गणतंत्र है, संविधान सभा है, ऐसे ऐसे वो विकल्प देंगे जहां आप परेशान हो जाएंगे। तो पहला हेडिंग हम लोगों ने क्या बनाया बेटा, संविधान में शक्ति का स्रोत क्या है। यही ना पहला लिखा था आपने, तो थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा सुनिए, फिर लिखिए। प्रस्तावना अगर कभी पढ़ा हो जल्दबाजी में ही तो मुझे लगता है पहली लाइन की शुरुआत होती है हम भारत के लोग, बोल नहीं रहे, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न फलाना डमाका करते हुए लास्ट में जाते हैं, अतएव दिनांक 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकृत अंगीकृत करते हैं। कौन? हम भारत के लोग, या हम संविधान सभा के लोग? नहीं लिखा, जबकि संविधान की स्वीकृति किसने किया? संविधान सभा के लोगों ने किया, लेकिन लाइन लिखी गई कि हम भारत के लोगों ने किया। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि संविधान में शक्ति का स्रोत हम भारत के लोग हैं। और हमेशा ध्यान रखना, संविधान हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। संविधान हमारी सहमति है। पता नहीं आप समझ पा रहे हो कि नहीं। संविधान हमारी सहमति है बेटा, संविधान की शक्ति हमारी सहमति है। संविधान हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है। संविधान में तब तक शक्ति होगी जब तक हमारी सहमति होगी। जब हमारी सहमति नहीं होगी, नहीं होगी शक्ति संविधान में। अरे बड़ी सीधी सी बात है, पन्ने पन्ने बिखर जाएंगे सड़कों पे, नया संविधान बनाएंगे, ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो हम अपने संविधान को मानते हैं कि हमारा संविधान ठीक है, इसलिए हम अपने ऊपर धारण कर लेते हैं। हम मानते हैं कि आप हमारे गार्जियन हैं और आप मारिए हमको थप्पड़, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सड़क पे कोई घूर के देख के दिखा दे तो आपकी सहमति है ना बेटा, संविधान आपकी सहमति है। और आप कहते हैं कि आप हमारे सब कुछ हैं, आप जो कहेंगे सर आंखों पर। और हो सकता है किसी दिन आपका इरादा बदल जाए कि ना आप कुछ नहीं हो, अब देखना भी मत। तो ये दुनिया में तमाम हुआ बेटा, बार बार संविधान बने, इसका मतलब है पिछले संविधान को लोगों ने इग्नोर कर दिया। फ्रांस के बारे में कहा जाता है कि फ्रांस 5th रिपब्लिक है, अभी वो 5वां गणतंत्र कहलाता है। तो जाहिर सी बात है लोगों ने बदला बार बार। तो हमने जब तक संविधान की स्वीकृति दी है तब तक संविधान चल रहा है, जब तक देते रहेंगे तब तक चलेगा। जिस दिन देश की सारी जनता कह देगी कि ये संविधान ठीक नहीं है, एक नया संविधान हमको चाहिए, फिर देश की जनता नया संविधान बनाएगी। क्लियर है बेटा? लिखें, संविधान की शक्ति का स्रोत हम भारत के लोग हैं। संविधान में शक्ति का स्रोत क्या है बेटा? हम भारत के लोग हैं। क्लियर है? संविधान बाध्यता नहीं है, संविधान बाध्यता नहीं है, वरन हमारी सहमति है। संविधान बाध्यता नहीं है वरन हमारी सहमति है। क्लियर है बेटा? ये कैसे मालूम चला? प्रस्तावना पढ़ के मालूम चला। प्रस्तावना में कहीं नहीं लिखा है
कि हम संविधान सभा के लोग। अगर ये लिखा होता तो हमारे यहाँ शक्ति के स्रोत संविधान सभा होती, उसमें लिखा है हम भारत के लोग। तो शक्ति का स्रोत क्या है बेटा? हम भारत के लोग। क्लियर है? अब हेडिंग बना लें, प्रकृति, नेचर क्या है या स्वरूप क्या है। तो कहा गया बेटा कि समाजवादी होंगे, ये हमारा स्वरूप है। तो स्वरूप के अधीन लिखिए, कई शब्द हम लोगों ने प्रयोग किया और ये शब्द खाली हमारे स्वरूप को बताते हैं। जैसे प्रस्ताव में एक शब्द आया है ना समाजवादी, ये हमारे स्वरूप को बताता है कि हम समाजवादी स्वरूप के होंगे। लिखें समाजवादी, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, गणराज्य। गणराज्य को इंग्लिश में रिपब्लिक कहते हैं। कुछ क्लियर दिख रहा है? इसमें कोई ऐसा शब्द जो आपको तकलीफ दे रहा हो? हाँ, पंथ निरपेक्ष को हम लोग धर्म निरपेक्ष के संदर्भ में मान लेते हैं। एक्चुअल में धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में पंथ निरपेक्ष थोड़ा बड़ा शब्द है, इसमें धर्म वर्म सब शामिल हो जाता है, एक पंथ होता है। तो कहा गया कि भारत के लोगों का पंथ होगा, सरकार का कोई धर्म नहीं होगा। इसका यह मतलब नहीं हम पंथ निरपेक्ष होंगे तो यहां लोगों का कोई धर्म या कोई पंथ नहीं होगा। लोग अपने अपने पंथ, अपने अपने धर्म का आचरण करें, लेकिन राज्य का कोई पंथ नहीं होगा। तो पंथ निरपेक्ष लोग नहीं होंगे, पंथ निरपेक्ष राज्य होगा। नहीं समझ पा रहे हैं? पंथ निरपेक्ष शब्द जो कहा गया है वो व्यक्ति के लिए नहीं कहा गया है, पंथ निरपेक्ष राज्य के लिए कहा गया है। व्यक्ति तो पंथ वाले होंगे ही है हम, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई पारसी है, कोई बौद्ध है, कोई जैन है, कोई हिंदू है। राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा। तो पंथ निरपेक्ष का अभिप्राय व्यक्ति से नहीं है, पंथ निरपेक्ष का अभिप्राय राष्ट्र से है। ये राष्ट्र किसी पंथ वाला नहीं होगा। दुनिया के तमाम राष्ट्र हैं जो पंथ वाले हैं, और तमाम तो छोड़ दीजिए, हमारा पट्टीदार ही पंथ वाला है। मुस्लिम राष्ट्र भाई लिखा पढ़ी में। और जाहिर सी बात है कि आप, जैसे हमारे यहाँ क्या है, सुनो, हम कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है, न हिंदू धर्म के लिए हम कोई विशेष प्रावधान बना सकते, न हम किसी विशेष धर्म के लिए कोई प्रावधान बना सकते। सब धर्मों के लिए एक जैसे प्रावधान होंगे। लेकिन अगर हम हिंदू राष्ट्र होते, हिंदू धर्म के लिए विशेष प्रावधान बना देते, बाकी धर्मों के लिए नहीं बनाते। जैसे पाकिस्तान की बात करें, वहां इस्लाम के लिए विशेष प्रावधान। आप ईश निंदा नहीं कर सकते, आप चाहे जो भी हो, आप खुदा की निंदा नहीं कर सकते। आप रामचंद्र जी की कर लो चलेगा, किसी की निंदा कर दो चलेगा, खुदा की निंदा अगर किया तो एक ही सजा है, मौत की सजा। हमारे यहाँ तो साहब माइक लगा लगा के गरियाते हैं। तो हमारे यहाँ तो आप जिसकी मन करे उसकी निंदा करें, क्योंकि राज्य का कोई धर्म नहीं है। व्यक्ति को ठेस पहुंचती होगी, व्यक्ति को तकलीफ होती होगी, तो न्यायालय में जाए, न्यायालय से गुहार करे। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ तो ये है कि किसी खास धर्म पे अगर आपने टिक्का टिप्पणी किया तो न्यायालय में नहीं जाना होगा, इधर ही हिसाब किताब निपटा लेते हैं। हिंदू धर्म है बड़ा लिबरल, यहां तो माइक लगा के लोग ये भी कहते थे कि रामचंद्र थे ही नहीं, कभी पैदा ही नहीं हुए, हम सुन लेते हैं। किसी अन्य धर्म में अगर इतनी औकात है तो बोल के दिखाइए। अभिव्यक्ति की अगर इतनी ही स्वतंत्रता है तो एक शब्द बोल के दिखाइए, गला कट जाएगा। तो हमारा धर्म तो बड़ा लिबरल है बेटा, हमारे यहाँ तो सब कुछ अनुमति है। लेकिन हाँ, यहाँ व्यक्तियों के धर्म है, यहाँ राष्ट्र का धर्म नहीं है, वही लिखना पड़ेगा बेटा। अगर आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो, मुझे लगता है क्लियर है, बस इतना ध्यान रखना कि पंथ निरपेक्ष व्यक्ति के लिए नहीं है,
राष्ट्र के लिए। राष्ट्र पंथ निरपेक्ष होगा, व्यक्ति पंथ निरपेक्ष नहीं होगा। हमारे प्रधानमंत्री जहां जाते हैं देखते मंदिर में जाके खूब पूजा वूजा करते हैं। योगी जी तो खैर पूछो ही मत। तो किसी ने कहा कि आप प्रधानमंत्री होते हुए पूजा पाठ क्यों करते हैं? प्रधानमंत्री भी हैं और हम व्यक्ति भी हैं, और व्यक्ति के रूप में संविधान हमको अनुमति देता है, योगी जी को भी अनुमति देता है। तो व्यक्ति के रूप में हमारी अनुमति है, संवैधानिक प्रमुख के रूप में हम कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो किसी पंथ के हित में हो। ये सब तो कहने की बातें हैं। बहरहाल और कोई शब्द बेटा देखो। हाँ, ये अच्छा शब्द है, सावरेन रिपब्लिक कहा जाता है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एक शब्द है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हम हर प्रकार से किसी भी बाहरी दखल से परहेज करेंगे। यानी हम अपने हर आंतरिक चाहे बाह्य कोई भी निर्णय हमको लेना होगा, हम खुद से निर्णय लेंगे, हमारे ऊपर कोई बाह्य दबाव नहीं होगा। इसे वो कहते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। सारा प्रभुत्व हमारे पास खुद होगा, हम किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। गणराज्य, रिपब्लिक, भारत कब गणराज्य हुआ? हाँ, 26 जनवरी, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ। बोलिएगा मत दोबारा, अभी आखिरी बार बोला है आपने। ना ना, गणराज्य हम 24 जनवरी 1950 को हुए। तो वजह बिल्कुल यह नहीं है कि उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ। अच्छा एक चीज बताइए, 26 जनवरी 1950 को तो बहुत कुछ हुआ होगा देश में। अरे भाई बहुत घटनाएं हुई होगी। रामलाल पैदा हुए थे उसी दिन, तो रामलाल को गलतफहमी हो गई कि मैं पैदा हुआ, इस कारण से गणतंत्र हो गया। तो जो जो उस दिन हुआ उस कारण भारत गणतंत्र हो गया ना। ये अलग बात है कि उसी दिन हमारा संविधान पूर्ण प्रभाव में लागू हो गया, दिस इज अनदर थिंग। लेकिन हम गणतंत्र इस वजह से नहीं हुए, गणतंत्र इस वजह से हुए उस दिन निर्वाचित राष्ट्रपति ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया। तो इसका अभिप्राय है कि गणतंत्र हम उस राष्ट्र को कहते हैं जिसका राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष चुना जाए। यदि उसका राष्ट्राध्यक्ष वंश परंपरा से हो तो वो राष्ट्र गणतंत्र नहीं कहलाता। जैसे ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है, वो राजतंत्र है ना। वो राजतंत्र है, वह लोकतंत्र है, वह कुलीन तंत्र है, वो तीन तंत्र है। हम लोग लोकतंत्र भी हैं, हम लोग गणतंत्र भी हैं। हाँ, लोकतंत्र और गणतंत्र के बीच का रिश्ता है। आप गणतंत्र तभी हो सकते हो जब आप लोकतंत्र हो, लेकिन आप राजतंत्र अगर हो तो जरूरी नहीं कि लोकतंत्र हो। आप लोकतंत्र भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप गणतंत्र हैं तो शर्त ही आपको लोकतंत्र होना ही होगा। क्लियर है बेटा? सब क्लियर हुआ? कोई डाउट? अभी है बवाल। इस समाजवादी सोशियोलिस्टिक नहीं, ये एक्चुअल में साम्यवादियों की अवधारणा है। जब समाजवाद बोला जाता है तो इसका क्या मतलब होता है? एक तो पार्टी का नाम ही है समाजवादी पार्टी। तो आपको नहीं लगता कि समाजवाद शब्द का मतलब क्या होता है? उनको होने दें। समाजवाद का मतलब क्या है बेटा, वो जानना है। ये दो प्रकार का समाजवाद, एक कहते हैं साम्यवादी समाजवाद, कम्युनिस्ट सोशलिज्म, और एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ये सब छोटे छोटे शब्द नहीं है बेटा, जो बवाल वाले शब्द हैं। जो कम्युनिस्ट सोशलिज्म होता है, साम्यवादी समाजवाद होता है, वो ये कहता है कि सबको एक बराबर अधिकार मिलेगा, कम से कम आर्थिक क्षेत्रों में। तो कभी अर्थव्यवस्था वगैरह पढ़ना ही होगा, मौका मिलेगा तो मैं ही पढ़ाऊंगा, नहीं कोई और पढ़ाएगा। उसमें ये कहा जाता है कि जो साम्यवादी व्यवस्थाएं होती, साम्यवादी समाजवादी व्यवस्था होती है, उसमें निजी शब्द गायब होता है, कुछ भी निजी नहीं होता। ठीक है, सब कुछ सरकारी होता है। जैसे आप ये कह सकते हैं कि लैपटॉप मेरा निजी है,
बिल्कुल है। कार मेरी निजी है, इंस्टीट्यूट मेरा निजी है, बोलते हैं ना, घर मेरा निजी है, तमाम चीजें आपकी निजी हैं। तो इसलिए वैसा कह पा रहे हैं कि आप साम्यवादी व्यवस्था में नहीं हैं। अगर साम्यवादी व्यवस्था में होते तो निजी शब्द नदारत होता है। निजी के नाम पे बहुत कम चीजें हैं जो निजी होती है। जानते हैं क्या निजी होता है? पत्नी निजी होती है, बच्चे निजी होते हैं, ठीक है? बाकी कुछ भी निजी नहीं होता, सब सार्वजनिक होता है। गाड़ी नहीं होगी आपकी, घर नहीं होगा आपका, कपड़े नहीं होंगे आपके, कुछ भी आपका नहीं होगा, सब सरकार का होगा, सरकार आपको देगी और बिना पैसे के देगी। और किसी दिन बात होगी बेटा, बड़ा भयानक टॉपिक है। लोकतांत्रिक समाजवाद हम लोगों ने अपनाया, इसमें यह कहा कि सरकार ये प्रयास करेगी कि सबको आय के समान वितरण की ओर ले चला जाए। यानी आय का जो वितरण हो उसमें थोड़ी समानता की कोशिश हो। लिटरली ये संभव नहीं है कि सबकी आय एक बराबर हो, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है कि जो सबसे कम आय वर्ग के लोग हैं उनको कुछ आय उपलब्ध कराई जाए। और मुझे लगता है कि ये समाजवादी व्यवस्था है। और आप देख भी रहे हैं कि जो उनकी इनकम सबसे अधिक है उनसे सबसे ज्यादा पैसा लिया जाता है, सबसे ज्यादा टैक्स लिया जाता है। और जिनकी इनकम सबसे कम है उस टैक्स का सबसे अधिक लाभ उनको दिया जाता है। अरे निःशुल्क अनाज वाला काम किसको दिया जा रहा है? जिनकी आय सबसे कम है। और पैसा किससे लिया गया है? जिनकी आय सबसे ज्यादा है। तो क्या कोशिश क्या है कि जिनके पास अधिक पैसा उनसे पैसा लो और जिनके पास कम पैसा है उन तक उसकी सुविधा पहुंचाओ। सदर हॉस्पिटल, प्राइमरी स्कूल, निःशुल्क भोजन, निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा। अरे 5 लाख रुपए का बीमा मिल रहा है भैया जी ना। ठीक ठाक परिवार अगर चला जाए हॉस्पिटल में और 5 लाख का खर्चा आ जाए तो कमर उमर टेढ़ी हो जाती है। सरकार ने कहा कि हम पैसा देंगे। पैसा तो हॉस्पिटल लेगा, छोड़ थोड़ी देगा। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं और बिल अगर 4 लाख रुपए आ गई तो प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों छोड़ेगा? वो प्राइवेट डॉक्टर छोड़ देगा कि दवा फ्री में मिली है? कोई नहीं छोड़ेगा। उसको 5 लाख रुपया चाहिए, वो सरकार दे दे, काला चोर दे दे, कोई डाकू दे दे, हमसे क्या लेना देना है। बस सरकार ये कहती है कि आप पेशेंट को छोड़ दीजिए, पैसा हम दे दे। तो सरकार तो पैसा देती ही है ना। वो पैसा कहाँ से आता है? वो हमारे करों का पैसा है, हमारे टैक्स का पैसा है। तो टैक्स हमसे ली जाती, जो टैक्स देने में सक्षम है उनसे टैक्स लिया जाता है। और जो बेचारे कर देने में सक्षम नहीं है, कमाने में सक्षम नहीं है, उनको इसका अरे मनरेगा योजना में लोगों को पैसा दिया जा रहा है, पैसा कहां से आ रहा है? करों का पैसा। क्या आय के वितरण की कोशिश नहीं हो रही है? तो सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि आय का वितरण किया जाए। जो शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, सरकार उनको निःशुल्क शिक्षा देने की कोशिश कर रही है। ये अलग बात है कि क्वालिटी के नाम पे नाक भौं सिकोड़े आप। देखो एक कहावत हम लोग क्या है कि दान की बछिया के दांत नहीं गिने जाते, है ना। फोकट में चीजें मिल रही है, चुपचाप ले लो। और क्वालिटी, अब तो हम ऐठन भी दिखाते हैं, अरे भाई क्वालिटी क्यों नहीं दे रहे हो आप? तो क्वालिटी लिखा होता है। आप किसी प्राइमरी विद्यालय के पास जाएं तो दीवार पे मीनू लिखा होता है, फलाने दिन पुलाव, धमाका दिन ये। कागज में तो कम से कम लिखा ही है। व्यवहार में भले दूध, फल, क्या क्या है। अब पूरी दुनिया देखती होगी तो ताली बजाती होगी, यार ग्रेट इंडिया, महान भारत है। दूध पिला रहा है, फल खिला रहा है, मीनू के हिसाब से खाना खिला रहा है, आके खा लो एक दिन तो समझ में आ जाए ये क्या हो रहा है। व्यवहार में ना घपलेबाजी हो रही है, सरकार की ओर से कोई घपलेबाजी नहीं हो रही है। ये तो लोकल लेवल पे लोग बदमाशियां कर रहे हैं। नहीं तो ये योजना ऐसी है कि पूरी दुनिया ताली बजाती है, वेल डन इंडिया, शाबाश। अरे पाकिस्तान की जितनी जनसंख्या है ना बेटा, उनसे ज्यादा लोगों को हम यहाँ निःशुल्क अनाज बांटते हैं। वो तो 1-1 किलो आटे के लिए मर रहे हैं। ये हमारी कुव्वत है, हमारी औकात है। और अभी जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ तो भारत ने ताल ठोके कहा पूरी दुनिया को खाना खिलाने में सक्षम है, अगर जरूरत पड़ेगी तो। इतना अनाज रख के बैठे हैं। अरे हम सड़ाते हैं अनाज भाई, आप देखते हो ना। किसी वो एक्चुअल में ये भी कभी कभी ठीक होता है कि जले लोग,
तो ईर्ष्या होती है दुश्मनों को, जो हम हमारे एंटी राष्ट्र के लोग हैं, कि हम एक एक बोरी गेहूं के लिए हम मोहताज हैं। यहाँ 150-150 टन गेहूं खुले में बारिश में भीग रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, पशु खा रहा है। यह रुतबा हमारा है, यह औकात हमारी है। ये आदिवासियों की एक परंपरा है, पोटलैच, कुछ उसी का रूप है। किसी दिन बात करेंगे आपसे। 12 नहीं, ऐसा सिर्फ इसलिए करते हैं कि एफसीआई के गोदाम नकानक भरे हुए हैं, रखने की जगह नहीं है। तो रखने की जगह नहीं है, इसलिए खुले में रखे हुए हैं। ये अच्छी बात है बेटा। देश वही भारत है जहां अनाज खरीदना पड़ता था तब, जब हमारी जनसंख्या कम थी। अब वही भारत है कि जनसंख्या इतनी बढ़ गई है और अनाज पूछो मत, पूरी दुनिया को खाना खिलाने में सक्षम है। ये जो समाजवादी सोच है बेटा, वो यही है। समाजवाद का मतलब हम लोग कम्युनिस्ट समाजवाद की बात नहीं करते, कम्युनिस्ट सोशलिज्म की बात नहीं करते, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करते। ये सब करेंगे, प्यार से करेंगे। वो सब करते हैं, जबरदस्ती करते हैं। हमारे यहाँ जो भी होगा वो राजी खुशी होगा, यानी आपसे पैसा लेके आपको बांटेंगे। एक तो डाकू का नाम सुना था, रॉबिन हुड। रॉबिन हुड एक कहावत है, लोग कहते हैं ना रॉबिन हुड हुए हो। तो हम लोग क्या, भी एक डाकू हुआ करते थे पहले। तो गांव में वो नौटंकी वोटंकी होती थी, तो डाकू वाला एक होता था, मैं नाम भूल रहा हूँ, मान सिंह या कौन डाकू धमाका करके एक प्ले करते थे। हाँ, नहीं नहीं, पान सिंह तोमर तो अलग है। तो उस डाक बचपन में हम लोगों ने देखा, तो वो सब बंद हो गया। जैसे एक ड्रामा होता था, तो नौटंकी गांवों में होती थी ना, तो एक ड्रामा होता था, तो डाकू का एक जरूर पार्ट होता था। तो डाकू यही करता था कि अमीरों को लूट लेता था, गरीबों में बांट देता था, है ना बेटा। तो सरकार भी यही कर रही है, कोई लूट नहीं ले रही है, अमीरों से ले रही है, गरीबों में बांट रही है। आखिर गरीबों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा कहां से मिल रही है? उन्हीं के पैसों से। सरकार के पास कोई पैसा वैसा नहीं है। बच्चे बड़ा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, नोट छापने वाली मशीन तो सर उन्हीं के पास है। मशीन होगी। यहाँ तो मुझे लगता है हर शब्द क्लियर हुआ होगा बेटा, है ना। आगे बढ़िए। उद्देश्य क्या है, यानी प्रस्तावना यह भी बताता है कि हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है। तो अगली हेडिंग तीसरा बना ले बेटा, उद्देश्य। तो उद्देश्य है बेटा, पहला उद्देश्य है न्याय। माने लोगों को न्याय उपलब्ध करना। न्याय का भी अर्थ संकुचित हो सकता है और बड़ा हो सकता है। तो न्याय सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, तीनों प्रकार का न्याय लिखें। इसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय उपलब्ध कराना। तो कहा गया कि संविधान हम लोग ऐसा बनाएंगे बेटा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध हो लोगों को, और है ना बेटा, इसमें कोई शक नहीं है। क्लियर है। प्रस्तावना को जब हम पढ़ते हैं तो यह भी समझ में आता है कि प्रस्तावना कुछ स्वतंत्रता को जन्म देती है, कुछ प्रकार की सुंदरता की बात करती है। लेकिन सुंदरता भी बहुत प्रकार की होती है। तो लिख लें अगला, प्रस्तावना से स्वतंत्रता की उत्पत्ति होती है, यानी प्रस्तावना स्वतंत्रता का उद्देश्य भी बताता है। स्वतंत्रता, किसकी स्वतंत्रता बेटा? विचार की स्वतंत्रता, है ना। ब्रैकेट में लिख सकते हैं इसके अंतर्गत विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, बहुत प्रकार की स्वतंत्रता। इसके अलावा या इसके अतिरिक्त प्रस्तावना में समता माने इक्वलिटी तथा बंधुत्व की बात भी की गई। बंधुत्व की बात की गई। क्लियर है बेटा?
थोड़ा सा बेटा एनालिसिस करिए, हड़बड़ी मत दिखाइए। तो बहुत इत्मीनान की चीज है और लूसेंट वाली स्टाइल नहीं होनी है पढ़ाई, इससे काम बिगड़ जाएगा। पहले तो ये कि प्रस्तावना में 3 चीजें हम लोगों को दिख गई। एक तो प्रस्तावना बड़े चुपके से बताता है कि संविधान का स्रोत क्या है, शक्ति का स्रोत क्या है। फिर यह बताता है कि प्रस्तावना यानी संविधान की प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है। फिर वो बताता है कि जो संविधान हम बनाने जा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या होगा। इन सब बातों को पढ़ के आपको समझ में नहीं आ रहा है कि संविधान कैसा बना होगा? बोले बेटा? तो ये तो हो गया थोड़ा सा प्रस्तावना की व्याख्या। अब गंभीर विषय यह है कि प्रस्तावना की वैधानिक स्थिति क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और ये थोड़ा सा लंबा है मामला, है ना बेटा? तो हेडिंग बना लें, प्रस्तावना की वैधानिक स्थिति क्या है। वैधानिक स्थिति मतलब क्या बेटा? लीगल पोजीशन क्या है। तो देखो, जो कुछ अभी चर्चा हुई है बेटा वो हम पढ़ेंगे। संविधान का क्या मतलब है? इस संविधान की यही मतलब है कि जो भी बातें लिखी गई वो मानना पड़ेगा। तो प्रस्तावना में जो भी बातें लिखी गई क्या वह भी मानना पड़ेगा? नहीं, काहे नहीं? पहले तो ये क्लियर हो जाए कि वो संविधान है कि नहीं। अगर है तो मानना पड़ेगा, नहीं है तो नहीं मानना पड़ेगा। पहले ये तो क्लियर हो जाए। एक बात मुझे बताइए और आप खुद सोचिए, संविधान सभा ने प्रस्तावना को अनुच्छेद 1 में लिख दिया होता, क्या झंझट था? प्रस्तावना को भाग 1 के अनुच्छेद 1 में लिख दिया होता कि 1 में है प्रस्तावना, फिर कौन माइक लाल ये प्रश्न उठाता कि प्रस्तावना संविधान का अंग है कि नहीं है? फिर तो कहीं कोई प्रश्न नहीं होता। आखिरकार संविधान लिखने वालों ने प्रस्तावना को किसी भाग में क्यों नहीं लिखा? एक बच्चे ने कहा एक अनुच्छेद बढ़ जाता सर। अच्छा, प्रलय हो जाती, 395 अनुच्छेद लिखे हो 396 हो जाता, बवाल तो नहीं होता। लेकिन बवाल तो हो गया ना कि प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं है। बोल नहीं रहे बेटा? नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते हैं। नहीं, कैसे है? हम अगर आपसे कहें कि कैसे है, जरा मुझे बताइए, सिद्ध करिए है। चलिए न्यायालय में चलते हैं। न्यायालय तो पूछेगा भैया बताओ संविधान में कहाँ लिखा है। आप कहेंगे सर संविधान में नहीं लिखा है, शुरू में ही लिखा है संविधान का। वो कहेंगे घर जाओ अपने, कहीं लिखा है तो बात करिए, यहाँ इधर उधर लिखे से काम नहीं चलेगा। तो बवाल हो गया बेटा। अब जाहिर सी बात है कि अरे हम लोग तो जो हैं सो है ही हैं बेटा। जो विद्वान लोग हैं वो दो खेमे में बट गए। उसका मानना था है, लेकिन एक बात मुझे बताइए, किसी के कहने से हो जाएगा और किसी के कहने से नहीं होगा। मनमर्जी चलेगी संविधान में। रहीमदास जी का दोहा है, रहीमन पानी राखिए, पानी का जो मन करे वो अर्थ समझ लें आप। वही समझना पड़ेगा जो आपको समझाया जाएगा, मनमाना नहीं अर्थ समझेंगे। लिखें बेटा, प्रस्तावना की वैधानिक स्थिति को लेकर देश में विवाद हुआ। प्रस्तावना की वैधानिक स्थिति को कल को पूछेगा कि प्रस्तावना की संवैधानिक स्थिति क्या है, टिप्पणी लिखिए भैया जी, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। प्रस्तावना की वैधानिक स्थिति को लेकर विवाद हुआ तथा विद्वान 2 भागों में विभाजित हो गए, 2 भागों में बट गए। ठीक है भाई। एक खेमा कौन था? जो ये कहता था कि जिस हाल में है जैसे भी है वो संविधान का भाग है। हम नहीं कुछ सुनेंगे अनुच्छेद अनुच्छेद, बस हम कह रहे हैं तो है। कहाँ है, कहा उस किताब में कहाँ है? तो उस किताब में तो बहुत कुछ है। उस किताब में रंग भी है, कलर भी है, पेज नंबर भी है, स्याही भी है, कागज भी है, उसकी बाइंडिंग भी है, उसकी दफ्ती भी है, सब संविधान है। नहीं भैया जी, संविधान जिसको होना है उसी को संविधान होना होगा। लेकिन पहला, कुछ विद्वानों का मानना था कि संविधान में वर्णित प्रस्तावना
संविधान का हिस्सा है। ठीक है बेटा। अरे अब तो मजा आएगा संविधान पढ़ने में। संविधान तो अब शुरू हुआ है, अभी तक तो अंग्रेजों के लकीर के फकीर लेके डो रहे थे हम लोग। हाँ, वही कुछ विद्वानों का मानना है कि वही कुछ विद्वानों का मानना था कि प्रस्तावना किसी भाग अथवा किसी अनुच्छेद में नहीं है, इसलिए यह संविधान का भाग अथवा अंग नहीं है। संविधान का भाग अथवा अंग नहीं है। क्लियर है बेटा? तो आज के लिए इतना ही बेटा, यही समाप्त कर रहे हैं। कल हम लोग उसकी वैधानिक स्थिति की समीक्षा करेंगे, क्या उसकी वैधानिक स्थिति है। और जो हमारे ऑफलाइन में मित्र हैं और जो ऑनलाइन में हैं, उनको बता दें कि बाकी ऑनलाइन जैसी क्लास नहीं है। ऑनलाइन में आपको क्लास की अनुभूति करा देंगे। आपको कभी ये नहीं लगेगा कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा कि आप ऑफलाइन में ही बैठे हैं, क्योंकि ऑफलाइन ऑनलाइन सब कोलैबोरेशन चल रहा है। तो ये ऑनलाइन जैसा कुछ ऐसा नहीं होगा। और जिन भी मित्रों को अगर कोई तकलीफ होगी बात जरूर करिएगा, क्योंकि ये इलाके हायर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिन इलाकों पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कल को पलट के पूछेगा कि प्रस्तावना की संवैधानिक स्थिति की विवेचना करिए, टिप्पणी लिखिए। ये सब थोड़ा व्यवहारिक प्रश्न है बेटा, जो ताकतवर होते हैं और थोड़ा अपने मन की कुछ कहने की, कुछ संवैधानिक स्थिति की व्याख्या करने की स्पेस, जगह क्रिएट होती है। तो खूब प्यार से पढ़िए बेटा, नहीं होगी तकलीफ, सब ठीक हो जाएगा। तो ठीक है बेटा, यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।